नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। तो आज हम भूगोल के ही चैप्टर 9 नौवां पार्ट जो हमने शुरू किया था उसके हम 3 पार्ट अब तक पढ़ चुके हैं और उसी पार्ट का ये चौथा पार्ट है। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने विनिर्माण उद्योगों के बारे में पढ़ा, उसके अर्थ के बारे में जाना, प्रकारों के बारे में जाना और हमने विश्व स्तर पर लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के जो लोह इस्पात से संबंधित क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने जाना। उसी क्रम में हम आगे जो प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लोह इस्पात उद्योग के बाद में वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण स्थान रखता है विद्यार्थियों। और वस्त्र उद्योग में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पीडीएफ के रूप में आपके पास में महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया है और उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ इस पॉइंट में मेंशन है कि भोजन के बाद में अगर मानव की मुख्य आवश्यकता है तो वो है वस्त्र। भोजन के बाद में आवश्यकता वस्त्र। इसका आरंभ कुटीर एवं लघु उद्योगों के रूप में हुआ, परंतु वर्तमान समय की अगर बात करें तो प्रमुख उच्च कोटि का एक विकसित उद्योग बन गया है। शुरुआत तो घरों से ही हुई थी, घर में वस्त्र बनाए जाते थे कुटीर उद्योग के रूप में, और कुटीर उद्योग के रूप में विकसित होते होते और एक बड़े उद्योग के रूप में निर्मित हो चुका है। तो वर्तमान समय में यह एक वृहद उद्योग है, बड़े पैमाने का उद्योग है। इसके अगर हम जन्म की बात करें तो शुरुआत हुई थी औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन से और अब पूरे विश्व में फैला हुआ है। ब्रिटेन से इसकी शुरुआत हुई थी और वर्तमान में पूरे विश्व में फैला हुआ है। वस्त्र उद्योग में निम्नलिखित उद्योगों को शामिल कर सकते हैं। उद्योग कौन कौन से? देखिए, आप इसमें सूती वस्त्र उद्योग शामिल कर सकते हैं, ऊनी वस्त्र उद्योग शामिल कर सकते हैं, रेशमी वस्त्र उद्योग शामिल कर सकते हैं, पटसन या जूट उद्योग को भी शामिल कर सकते हैं। तो ये प्रमुख उद्योग हैं वस्त्रों से संबंधित। और आज की इस क्लास में हम इन्हीं उद्योगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने का, महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। वो जानें उससे पहले हम ये जान लें कि सबसे पहले आवश्यक कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए, उद्योगों के लिए, या यूँ कहें कि कोई भी औद्योगिक गतिविधि है उसके लिए कुछ कारक होते हैं जो उसकी अवस्थिति को निर्धारित करते हैं। किसे निर्धारित करते हैं? उसकी अवस्थिति को, उसे स्थापित किया जा रहा है, उसकी अवस्थिति को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं। तो यहाँ भी हम वस्त्र उद्योग से संबंधित जो कारक महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं, महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको हम जानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ कच्चा माल। कच्चे माल के रूप में कपास का उपयोग, शक्ति संसाधनों के रूप में कोयला या जल विद्युत की आवश्यकता होगी जिससे मशीनों को संचालित किया जाएगा। रॉ मटेरियल के रूप में कपास, कच्चे माल के रूप में जिससे वस्त्र बनेंगे, और शक्ति के रूप में कोयला व जल विद्युत। प्रचुर मात्रा में स्वस्थ और कुशल श्रमिक होने चाहिए जो आपकी फैक्ट्री में काम करेंगे। समुद्री समीर युक्त आर्द्र जलवायु। भाई, समुद्री समीर युक्त आर्द्र जलवायु यूँ समझ लीजिए आप कि ये तो कोई स्थल भाग है और ये है आपका जलीय भाग। तो भाई यूँ समझ लीजिए कि दिन के समय जब ये भाग गर्म हो जाएगा, ये भाग गर्म हो जाएगा तो यहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेगी और
हवा जब गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर, निम्न वायुदाब। अब देखिए स्थल और ये जल भाग है, स्थल और जल के गर्म और ठंडा होने में अंतर पाया जाता है। स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है जबकि जल भाग को गर्म होने में समय लगता है क्योंकि जल गति करता रहता है। तो इस प्रकार यहाँ लो प्रेशर बन गया लेकिन यहाँ रहेगा हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब, और हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो हवा यूं चलेगी और समुद्र से चल रही है इसलिए इसे समुद्र समीर कहा जाएगा। और चूंकि ये समुद्र से होकर के आ रही है तो जलवायु कैसी होगी विद्यार्थियों? आर्द्र जलवायु होगी। कैसी जलवायु होगी? आर्द्र जलवायु होगी। तो वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु का होना अति आवश्यक है क्योंकि धागा बनाते समय जलवायु अगर आर्द्र नहीं होगी तो धागा बीच में से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूटे हुए धागे को जोड़ना आसान नहीं होता। वो रहीम जी ने भी तो कहा है कि रहीमन धागो प्रेम को मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इसलिए धागा बीच में से टूटना नहीं चाहिए। आगे इसमें देखिए बड़ी मात्रा में शुद्ध जल होना चाहिए, और शुद्ध जल होगा तो उद्योगों के लिए, उनकी मशीनों को ठंडा करने के लिए, अच्छा आर्द्रता के निर्माण के लिए भी तो आवश्यकता है। पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होगी, विस्तृत बाजार होना चाहिए। कपड़ा जो आपने बनाया है उस कपड़े को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होनी चाहिए, और सरकार के द्वारा उसे प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। तो ये कुछ एक कारक हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों के बारे में। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, पहला है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ ये चित्र दिखा रखा है, हमारी पाठ्य पुस्तक में ही दिया हुआ है। सूती धागे का उत्पादन भारत में, तो भारत में सूती धागे का जो उत्पादन हो रहा है वो दिखाया गया है यहाँ पर। चीन का प्रथम स्थान है, और चीन के अगर केंद्रों की बात करें तो टिटसिन, शंघाई, सिकटाओ आदि प्रमुख हैं। दूसरा स्थान भारत का, और भारत में अगर सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रों की बात करें तो विद्यार्थियों भारत में सूती वस्त्र उद्योग के जो केंद्र हैं उन केंद्रों में आप देख रहे होंगे मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नासिक, सूरत, वडोदरा, भीलवाड़ा, ब्यावर, कोयम्बटूर, मदुरई आदि मुख्य हैं। ये कुछ एक नाम मैंने शामिल किए हैं ताकि परीक्षा में आपको थोड़ी आसानी रहे। पूरा का पूरा हमें याद नहीं रहता, तो शॉर्ट में, संक्षिप्त में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वर्तमान की अगर स्थिति की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग को कृत्रिम रेशे के साथ में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, और यही वजह है कि इसमें नकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई है। तो कृत्रिम रेशे के साथ में प्रतिस्पर्धा होने के कारण और धीरे धीरे ये डाउन जा रहा है, धीरे धीरे इसके उत्पादन में कमी देखी गई है। अगला उद्योग देखिए विद्यार्थियों, अगला उद्योग है ऊनी वस्त्र उद्योग, और यहाँ कुछ एक चित्र दिख रहे होंगे आपको। ये हमारी पाठ्य पुस्तक के चित्र हैं जो मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, सूती वस्त्र उद्योग की हमने अभी चर्चा कर ली, और माफ़ कीजिएगा दूसरा है ऊनी वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र के बाद में विश्व का दूसरा बड़ा उद्योग ऊनी वस्त्र उद्योग ही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जापान में अधिक विकसित हो गया। मात्रा की दृष्टि से देखें तो सूती वस्त्र का 10 से 15% ही उत्पादन होता है ऊनी वस्त्र उद्योग का, और 2/3 यूरोप में केंद्रित है। कहाँ केंद्रित है? यूरोप के अंदर केंद्रित है भाई, यहाँ यूँ करके, और ये यूरोपीय क्षेत्र, और फिर यहाँ नीचे अफ्रीका। तो ये जो यूरोपीय क्षेत्र है, इस यूरोपीय क्षेत्र की बात हो रही है। इस यूरोप में केंद्रित है कितना? 2/3 भाग यूरोप में केंद्रित है। चीन, जापान, रूस, जर्मनी, भारत, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन आदि प्रमुख ऊनी वस्त्र उत्पादक देश हैं, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका आदि जो देश हैं वहाँ पर 5% ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो
ऊन के अनुकूल नहीं है और जनसंख्या भी विरल पाई जाती है, लोग कम रहते हैं। एक तो होती है सघन जनसंख्या, जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है और एक क्षेत्र है ये, तो इन दोनों क्षेत्रों में अगर लोग इस प्रकार निवास कर रहे हैं तो इसे तो हम कह देंगे भाई सघन, और अगर लोग यूं रह रहे हैं दूर दूर तो इसे कहा जाएगा विरल। सघन और ये विरल। अच्छा, नया तरीका अपनाया आपकी बार वीडियो बनाने का, तो हो सकता है मेरी राइटिंग आपके थोड़ी समझ में आए, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा ना, राइटिंग भी ठीक हो जाएगी। बाकी इसीलिए मैंने PDF का सहारा लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला उद्योग इसमें रेशमी वस्त्र उद्योग। रेशमी वस्त्र उद्योग विकास सर्वप्रथम चीन में कुटीर उद्योग के रूप में, और रेशमी जो वस्त्र है वो प्रारंभ से ही धनी लोगों की विलास की वस्तु रहा है। जो अमीर वर्ग के लोग हैं, अमीर वर्ग के जो लोग होते हैं, जो धनी होते हैं, वही इन वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। आम जो नागरिक होता है उसकी ये बस की बात नहीं होती है। बात करें प्राकृतिक रेशम के तो बाइक्जीमू जो नामक कीड़ा है उसकी लार से प्राप्त होता है विद्यार्थियों। ये नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, बाइक्जीमू। इस नाम से संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षा में हमसे पूछा जा सकता है, तो ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा विद्यार्थियों। बाइक्जीमू जो कीड़ा है उसकी लार से प्राप्त होता है। शहतूत के पत्तों पर पलता है ये कीड़ा अपने मुंह से निकले लसर से पदार्थ को अपने शरीर के चारों ओर लपेटता है और इससे क्या बन जाता है, कोये का निर्माण हो जाता है, कोया बन जाता है इससे, कोया। कोया या कोकून, तो कोया और कोकून बनता है, फिर इस कोये और कोकून को पानी में उबाल करके रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इसके 3 चरण हैं। 3 चरण में पहला चरण तो ये हो गया विद्यार्थियों, कोयों का उत्पादन किया जाता है। दूसरे चरण में देखिए उस पर जो धागा लिपटा होता है उसको अलग करते हैं, ठीक है, उबाल करके धागे को प्राप्त करते हैं। और तीसरा चरण ये हो गया, उससे वस्त्रों की बुनाई की जाती है। तो इस प्रकार ये तीन चरण आपके सामने हैं। तो पहला चरण तो ये हो गया कोयों का उत्पादन, दूसरा रेशमी धागा लपेटना और तीसरा वस्त्रों की बुनाई करना। प्राकृतिक रेशम का उत्पादन जापान लगभग 50% करता है, चीन 28%, रूस 6% और भारत भी 6%। विश्व का लगभग 85% रेशम तैयार किया जाता है पूर्वी एशिया के देशों में, जबकि कपड़ा बनता है 35% ही। और प्राचीन समय में रेशम मार्ग चीन से होकर के गुजरा करता था और इतिहास में इसकी जानकारी हमें मिलती है। USA की बात करें तो USA में पेंसिल्वेनिया राज्य और यहाँ का नगर है पीटरसन नगर। पीटरसन नगर को यहाँ का रेशम नगर कहा जाता है विद्यार्थियों। कौन सा नगर कहा जाता है? अमेरिका का रेशम नगर कहा जाता है। कौन सा नगर? पीटरसन नगर। तो आप इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे इसमें अगर हम बात करें तो आगे फ्रांस में कौन सा नगर? लियोन्स नगर इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला विद्यार्थियों जूट उद्योग। और अगर हम जूट उद्योग की बात करें तो जूट उद्योग का संबंध टाट, बोरी, जूट के कपड़े, मोटी दरियों के उत्पादन से है। और पैकिंग के जो सस्ती मजबूत सामग्री वो इसी से निर्मित की जाती है, जूट से ही। उच्च कोटि के जूट को कपास और ऊन में मिलाकर के वर्तमान में वस्त्र भी बनने लगे हैं। और अग्रणी देशों की बात करें तो भारत और बांग्लादेश अग्रणी है, जहां ब्रह्मपुत्र घाटी और गंगा के डेल्टाई प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है। थोड़ा सा गलत हो गया।
तो ये कुछ उद्योग जिनके बारे में हमने चर्चा की विद्यार्थियों। अब इसमें कुछ एक प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा शक्ति का साधन नहीं है? शक्ति का साधन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोलियम, कोयला, जल विद्युत ये सभी शक्ति के साधन है। तांबा नहीं है शक्ति का साधन, ये खनिज है। तो ये एक धात्विक खनिज है हमारे सामने, ठीक है, ये एक धात्विक खनिज है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कौन सा खनिज हो गया? धात्विक खनिज हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए, वह देश जिसमें कच्चे माल न्यून होने पर भी उद्योग का विकास हुआ है। तो जापान के बारे में हमने पढ़ा था, कच्चा माल नहीं मिलता फिर भी आयातित माल से सामान को आयात करके और ये अपने उद्योग को बढ़ावा दे रहा है। तीसरा प्रश्न विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शक्ति का साधन उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायक नहीं है? देखिए जल विद्युत को पहुंचा सकते हैं तारों के माध्यम से, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को पहुंचाया जा सकता है पाइपों के माध्यम से, लेकिन कोयले को पहुंचाने में लागत अधिक आती है, इसलिए कोयले के आधार पर आप उद्योगों का विकेंद्रीकरण नहीं कर सकते। जहां कोयला मिलता है, जहाँ कोयला मिल रहा है उसके आसपास ही उद्योग स्थापित करना होगा आपको। आप सोचें कि कोयले को किसी दूसरी जगह ले जा करके वहाँ उद्योग स्थापित करें तो इससे परिवहन लागत बढ़ जाएगी। आप स्थापित तो कर लेंगे लेकिन परिवहन की लागत बढ़ जाएगी, परिणाम स्वरूप आपका जो उद्योग होगा वो आपके लिए फ़ायदे का सौदा नहीं होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि कौन सा कथन कुटीर उद्योगों से संबंधित नहीं है? देखिए स्थानीय कच्चा माल भी चाहिए, परिवार के लोग मिलकर के करते हैं, उत्पादन भी कम होता है, लेकिन देखिए अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। अधिक पूंजी की जो आवश्यकता है वो वृहद पैमाने के जो उद्योग होते हैं उस वृहद पैमाने के उद्योगों में पड़ती है, इसमें नहीं पड़ती। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? देखिए सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, रबड़ उद्योग है और वनस्पति तेल उद्योग भी है, जबकि जो सीमेंट उद्योग है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। छठा प्रश्न है, वनोत्पाद आधारित उद्योग है। वनोत्पाद वनों के उत्पाद पर निर्भर करता है तो ये कागज उद्योग हो जाएगा। चमड़ा उद्योग पशु आधारित है, चीनी उद्योग कृषि आधारित है, एल्यूमिनियम उद्योग खनिज आधारित है, जबकि इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज उद्योग। अगला सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चीन का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है? यह आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसी के अभ्यास के प्रश्न है और इसका आंसर हमें देखिए यहाँ ये दिए हुए हैं। तो इनमें देखिए जो मंचूरिया क्षेत्र है वो चीन का है और हमसे एक बार देख लेते हैं, चीन का ही पूछा है, हाँ हमसे चीन का ही क्षेत्र पूछा है तो मंचूरिया क्षेत्र हो जाएगा। सबसे बड़ा क्षेत्र है ये, चीन का सबसे बड़ा क्षेत्र। आठवां प्रश्न है, भारत का लौह इस्पात केंद्र नहीं है। तो विद्यार्थियों पिट्सबर्ग जो है ये पिट्सबर्ग भारत का नहीं है, पिट्सबर्ग हमने पढ़ा था यूएसए में। तो विद्यार्थी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।